गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई एस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर का 3 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और 3 पार्ट में हम लोग जानेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जानना था दहन के बारे में। तो आपको यहाँ पे ये भी पता रहना चाहिए कि जो कोयला होता है, कोयला तथा पेट्रोलियम, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होता है और इसके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख एक तरीके से प्रदूषण है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। देन आपको यहाँ पे ये जान लेना है अब आगे कि जलते हुए जो पदार्थ होते हैं वो कब ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आपको पता है कि अक्सर क्या होता है, अक्सर ईंधन पदार्थ आग की ओर, मतलब जो कपटे होती है ना, उसके साथ जलता रहता है और आग की इसी लपटों को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा काफ़ी बार, जनरली हम लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो लकड़ी या कोयला जो होता है वो प्रारंभ में ही ज्वाला के साथ जलते हैं और परंतु वाष्पशील, मतलब वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वो वाष्पीकृत हो जाने लगते हैं और फलस्वरूप ही लाल रंग के साथ बिना ज्वाला के साथ जलता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। कोयला, पेट्रोलियम तथा इसका निर्माण। तो आपको पता है कि कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे। आपको पता है कि लाखों वर्ष पूर्व किसी एक तरीके से प्राकृतिक आपदा के कारण घने जंगल जो थे, मिट्टी थी, तो उनके नीचे दब गए थे और जो अत्यधिक ताप और एक तरीके से दबाव के कारण ये पेड़ पौधे लाखों वर्षों के बाद कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो कोयले का निर्माण ऐसे हुआ था। अगर पेट्रोलियम के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ जानेंगे कि जो मृत जीव थे, मतलब जो मृत समुद्री जीव थे, तो वो समुद्र तल पे धीरे धीरे जमा होते गए और तथा जो गाद होती है ना, तो उसमें एक तरीके से ढकते गए वो, और लाखों वर्षों के पश्चात क्या हुआ, जो मृत जीव थे वो पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए थे। तो कहने का मतलब मेरा यही रहा यहाँ पे कि कोयला और जो पेट्रोलियम है उसका जो निर्माण और जीवाश्म से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि आमतौर पे ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ईंधन के जो दहन है, दहन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। ठीक है, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये यहाँ आपको नोट कर लेना है। आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ नोट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बोलती हूँ तो आप उसको नोट ज़रूर करें। आपको पता है कि कुछ पदार्थों में, अन्य पदार्थों में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देने की जो क्षमता है वो मतलब होती है। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कुछ होती है, मतलब काफ़ी उसमें ऑक्सीजन को देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको पता है कि क्षारकीय पोटेशियम और आपका पेरिंगेट जो होता है, अम्लीय पोटेशियम होता है, और एक आपका डाइनकोमेट होता है, अल्कोहल होता है। तो ये अम्ल में ऑक्सीकृत कहते हैं। अगर इसकी हम कुछ जानते हैं, देखिए आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि CH3 CH2OH। ठीक है, तब क्षारकीय हम कर रहे हैं यहाँ पे KMnO4 प्लस ऊष्मा। ठीक है, अम्लीकृत वाला आप देख पा रहे हैं नीचे। तो इससे हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। ठीक है, अब हम जानेंगे संकलन प्रक्रिया के बारे में, अभिक्रिया। आखिर ये क्या होता है। आपको पता है कि जो निकेल होता है, निकेल मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन हाइड्रोजन के जो संयोग हैं उससे उससे करके क्या मिलता है, एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका मैं आपको दूसरा बताती हूँ अभिक्रिया करके, जैसे कि आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो H हो गया और बाद में आप लेंगे मतलब एथीन। एथीन का जो सूत्र होता है हम इसको यहाँ लगा देंगे और निकेल उत्प्रेरक करने के बाद में हमें एथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है, ये जानते हैं। आपको पता है कि जब मीथेन और क्लोरीन का मिक्सचर को सूर्य के साथ, मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं और क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के साथ प्रतिस्थापन करते हैं। इसकी रिएक्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं। CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश, और फिर हमें क्या मिला, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मतलब
कि हमें यहाँ पे क्या मिला, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का सूत्र है ये CH3Cl + HCl। ठीक है, और एक तरीके से हम इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम, कार्बनिक यौगिक के नाम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। आइए जानते हैं, एथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि जो एथेनॉल होता है, मतलब सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है और इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है जो आपको नोट कर लेना है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब काफ़ी सारे आपको मतलब जो सूत्र है उसको चेंज करके 4 उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ठीक है सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एथेनॉल एक अच्छा ब्लैक माना जाता है, इसीलिए इसको मतलब जिसका प्रयोग है वो टीचिंग आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से होता है। और एथेनॉल की जो मतलब थोड़ी सी मात्रा लेने से नशा हो जाता है बंदे को। ठीक है, और शुद्ध जो एथेनॉल की जो थोड़ी सी भी मात्रा अगर आपने ली तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसीलिए लोग इसमें जल मिला के इसका सेवन करते हैं। आपने देख रखा होगा ना, जो भी हम टॉनिक वगैरह लेते हैं, कप सिरप लेते हैं, तो उसमें हम पानी मिला के डॉक्टर हमें बताते हैं। ठीक है, हालांकि अल्कोहल पीना समाज में मतलब निंदनीय है और इसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, ये क्या होता है? आपको पता है कि एथेनॉल सोडियम अभिक्रिया का क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2Na + OCH3CH3OH अभिक्रिया करके 2CH3CH2ONA + H2 एथेनॉल को शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निष्क्रियण होकर स्थानांतरित बनता है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। कोई दिक्कत रहती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे और जान लेते हैं कि सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है। आपको पता है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे मतलब उपापचयी अभिक्रिया मतलब प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका का एक कमज़ोर हो जाता है ये। और इसका सेवन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं, मानसिक दुविधा है, अंधता है, भावशून्यता है, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सेवन करने से जो व्यक्ति है वो राहत महसूस करता है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, मांसपेशियाँ वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती हैं। ईंधन के रूप में अल्कोहल, तो ये अगर आपको यहाँ पे बताया जाए तो इसमें क्या होता है कि मात्रा जो होती है मतलब एक तरीके से जो सूर्य का प्रकाश होता है ना वो रासायनिक ऊर्जा को बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का जो रस होता है उसका किण्वन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है और कुछ देश में अल्कोहल पेट्रोल एक तरीके से पेट्रोल मिला के उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखने न कि ये जो आपका ये ईंधन है वो पर्याप्त ऑक्सीजन होने पे केवल कार्बन डाइऑक्साइड जल में उत्पन्न करता है। एथेनॉइक जो अम्ल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब आपको जान लेना है कि एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म। ठीक है, पहले इसका हम थोड़ा जान लेते हैं। इसकी रिएक्शन आपको यहाँ दी नहीं गई है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि अगर एथेनॉइक अम्ल जैसे आपका एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र होता है, NaOH। और सोडियम एसीटेट का क्या होता है, CH3CONA + H2O। H2O जल होता है। ठीक है, तो ये है। जो आपका एनाथाइक अम्ल होता है वो अम्ल कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट और के साथ क्या करता है, विक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो ये यहाँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे और आगे हम जानेंगे, देखते हैं साबुन और उपमार्जन ये क्या होता है। आपको पता है कि अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और जो तेल होता है वो तेल पानी में घुलनशील है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। साबुन के जो अणु है वो लंबी श्रृंखला में एक तरीके से कार्बोनिल हो जाता है, शांत है ना। तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि
सॉरी गाइस। तो आपको पता है कि क्या होता है कि साबुन अणु का एक तरीके से आयनिक भाग जल से क्या होता है तथा कार्बन श्रृंखला तेल में एक तरीके से पारस्परिक क्रिया करती है। कठोर जल के साथ साबुन का आचरण ये कैसे होता है आपको पता है क्या? आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में भी। इसमें नॉर्मली होता क्या है कि इस प्रकार का जो जल है जिसमें साबुन मुश्किल से मतलब झाग उत्पन्न करता है, कठोर जल कहलाता है वो। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। कठोर जल से अधिक मात्रा में क्या होता है, साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। और क्योंकि जो अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम है और आपका मैग्नीशियम है लवणों से अभिक्रिया करता है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को पढ़ने में तो आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। और आप लोगों के लिए मैं कुछ सोच रही थी, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटी का जीएस का जो पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसे आप प्रिपरेशन उसकी आप कैसे करें और कितना मटेरियल आप उसके लिए परचेज़ करें, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक को लेके किसी के मन में कोई भी डाउट है तो उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखा जाएगा, ठीक है, या फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी उसके बारे में। लेकिन आप पहले उससे मुझे अपनी राय बता दें कि आपकी राय क्या है इस बारे में। उसके बारे में फिर बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।